सभी विद्यार्थी मित्रों को नमस्कार। मित्रों, मैं आर गोपाल सिंह सुगम हिंदी क्लास एज में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं और चर्चा का विषय है जनसंचार के माध्यम। मित्रों, ये टॉपिक फर्स्ट ग्रेड में जुड़ा हुआ है और आप जानते हो कि जनसंचार के माध्यम में से प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाता है। विद्यार्थी जनसंचार के माध्यम से संबंधित आने वाले प्रश्नों का अभ्यास कैसे करें, इस बात को ध्यान में रखते हुए परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए और उनके अभ्यास के लिए परिश्रम पूर्वक कुछ प्रश्न तैयार किए गए हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोग अपनी सफलता प्राप्त करने के लिए पुरजोर मेहनत करते हो, खूब परिश्रम करते हो और तब जाकर के आपको सफलता प्राप्त होती है। लेकिन देखिए कैसे हम लोग भी आपकी सफलता प्राप्ति हेतु प्रयास करते हैं और किस तरह से परिश्रम पूर्वक प्रश्न तैयार किए गए आपके लिए। तो आइए हम लोग इस प्रश्नोत्तरी के माध्यम से जनसंचार के माध्यम वाले अपने टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। अधिक समय व्यतीत ना करते हुए आइए हम अपने पहले प्रश्न पर आते हैं। और देखिए साथियों, पहला प्रश्न है, जनसंचार के विषय में असंगत कथन है। आपको जनसंचार के विषय में असंगत कथन के बारे में बताना है। पहला विकल्प है, इसका दायरा बहुत व्यापक होता है। दूसरा है, इससे प्रसारित संदेशों की प्रकृति सार्वजनिक होती है। तीसरा है, इसमें फीडबैक तुरंत प्राप्त नहीं होता है। चौथा, इसमें संचारक और प्राप्तकर्ता के बीच सीधा संबंध होता है। तो देखिए मित्रों, बताइए इसमें सही आंसर क्या होगा। आपको असंगत कथन का चयन करना है। तो आइए एक बार पुनः देखते हैं। जनसंचार के विषय में असंगत कथन बताना है। पहला विकल्प है, इसका दायरा बहुत व्यापक होता है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। दूसरा, इससे प्रसारित संदेशों की प्रकृति सार्वजनिक होती है। ये भी बिल्कुल सही है। इसमें फीडबैक तुरंत प्राप्त नहीं होता है। ये भी बिल्कुल सही है। इसमें संचारक और प्राप्तकर्ता के बीच सीधा संबंध होता है। ये कथन गलत है। मित्रों, जब संचारक और प्राप्तकर्ता के बीच में सीधा संबंध होता ही नहीं है, तभी तो इसमें फीडबैक तुरंत प्राप्त नहीं होता, क्योंकि यह संचारक और प्राप्तकर्ता के मध्य सीधा संबंध होता ही नहीं है। और चौथा विकल्प ये कह रहा है, इसमें संचारक और प्राप्तकर्ता के बीच सीधा संबंध होता है। इसका मतलब ये कथन असंगत है। हम जानते हैं जनसंचार के माध्यमों से जब संचार की प्रक्रिया की जाती है तो उसमें संचारक और प्राप्तकर्ता के मध्य में सीधा संबंध नहीं होता और इसी वजह से उसमें फीडबैक भी तुरंत प्राप्त नहीं होता है। दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्न में जनसंचार की विशेषता नहीं है। पहला विकल्प है, जनसंचार के लिए एक औपचारिक संगठन की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा, जनसंचार में ढेर सारे द्वारपाल कार्य करते हैं। तीसरा, जनसंचार माध्यम सूचनाओं के जरिए हमें जागरूक बनाते हैं। चौथा, जनसंचार माध्यमों के प्रभाव हमेशा सकारात्मक होते हैं। तो बताइए इसमें सही आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं। जनसंचार की विशेषता नहीं है, ये बताना है हमें। जनसंचार के लिए एक औपचारिक संगठन की ज़रूरत पड़ती है, बिल्कुल सही है। समाचार या संगठन की आवश्यकता होती है। दूसरा, जनसंचार में ढेर सारे द्वारपाल काम करते हैं। ये भी सही है। जनसंचार में ढेर सारे गेटकीपर या द्वारपाल कार्य करते हैं। जनसंचार माध्यम सूचनाओं के जरिए हमें जागरूक बनाते हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है। जनसंचार माध्यमों के प्रभाव हमेशा सकारात्मक होते हैं। मित्रों, ये गलत है। ये जनसंचार की सही विशेषता नहीं है, क्योंकि देखिए जनसंचार के माध्यमों में इंटरनेट भी आता है और इंटरनेट के विषय में हम लोग सब जानते हैं कि इंटरनेट में गुण हैं तो अवगुण भी हैं। उसमें ढेर सारे ऐसे पृष्ठ हैं जो अश्लीलताओं से भरे हुए हैं और अश्लीलताओं से युक्त उन ढेर सारे पेजों को जब छोटे छोटे बच्चे देखते हैं तो उन छोटे बच्चों के कोमल मस्तिष्क पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जनसंचार माध्यमों के प्रभाव हमेशा सकारात्मक नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ है कि जनसंचार माध्यमों के प्रभाव हमेशा सकारात्मक होते हैं,
इसीलिए ये विकल्प असंगत हो गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि जब व्यक्तियों के समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद की बजाय किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के जरिए समाज के एक विशाल वर्ग से संवाद कायम करने की कोशिश करते हैं, तब उसे क्या कहा जाता है? 4 विकल्प हैं: समूह संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार और जनसंचार। तो बताइए मित्रों, सही आंसर क्या होगा? प्रश्न को एक बार पुनः देख लीजिए। जब व्यक्तियों के समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद की बजाय किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के जरिए समाज के एक विशाल वर्ग से संवाद कायम करने की कोशिश करते हैं, तब उसे क्या कहते हैं मित्रों? हम जनसंचार। तो सही आंसर हो जाएगा चौथा विकल्प। अगले प्रश्न पर चलिए। अगला प्रश्न है, जनसंचार का क्या कार्य है? ये आपको बताना है। तो देखिए, जनसंचार के कार्य क्या होते हैं? मनोरंजन करना, विचार विमर्श के मंच, निगरानी करना, उक्त सभी। तो बताइए सही क्या होगा इसमें? तो मित्रों, जनसंचार का कार्य है, जनसंचार के माध्यम से मनोरंजन भी होता है। तो जनसंचार के माध्यम मनोरंजन भी करते हैं, जनसंचार के माध्यम विचार विमर्श के मंच भी होते हैं और जनसंचार के माध्यम निगरानी भी करते हैं। इसका मतलब उक्त सभी, चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। तो चौथे प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा उक्त सभी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वाणी को शब्दों के रूप में रिकॉर्ड करने वाला जनसंचार का आरंभिक माध्यम कौन सा है? जनसंचार का ऐसा माध्यम जो वाणी को शब्दों के रूप में रिकॉर्ड करता है, तो कौन सा माध्यम कहलाएगा मित्रों? देखिए, 4 विकल्प आपके सामने हैं। पहला विकल्प है समाचार पत्र पत्रिकाएं, दूसरा है इंटरनेट, तीसरा टेलीविज़न और चौथा सिनेमा। तो बताइए सही आंसर क्या होगा? तो मित्रों, इसमें सही आंसर हो जाएगा इसमें समाचार पत्र पत्रिकाएं, क्योंकि हम जानते हैं कि जनसंचार की सबसे मजबूत कड़ी पत्र पत्रिकाएं या प्रिंट मीडिया ही है और वाणी को शब्दों के रूप में रिकॉर्ड करने वाला आरंभिक माध्यम होने की वजह से प्रिंट मीडिया का महत्व तो हमेशा बना रहेगा। तो प्रिंट मीडिया यानी कि समाचार पत्र पत्रिकाएं वाणी को शब्दों के रूप में रिकॉर्ड करने वाला जनसंचार का आरंभिक माध्यम कहा गया है। तो 5वें प्रश्न का सही आंसर है समाचार पत्र पत्रिकाएं। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में असंगत कथन कौन सा है? असंगत कथन आपको बताना है। पहला विकल्प है भारत में अखबारी पत्रकारिता की शुरुआत सन 1780 में हुई। दूसरा विकल्प है भारत में हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र उदंत मार्तंड सन 1826 में कोलकाता से निकला था। तीसरा विकल्प है आज़ादी से पहले पत्रकारिता का लक्ष्य स्वाधीनता की प्राप्ति था। और चौथा विकल्प है सिनेमा जनसंचार का माध्यम नहीं है। तो बताइए मित्रों सही आंसर क्या होगा? तो देखिए मित्रों, सही आंसर क्या होगा? पुनः देखिए, निम्न में असंगत कथन बताना है। तो भारत में अखबारी पत्रकारिता की शुरुआत सन 1780 में हुई, ये बात बिल्कुल सही है। मित्रों, हम जानते हैं, हमने पढ़ा भी है कि दुनिया में अखबारी पत्रकारिता को अस्तित्व में आए 400 साल हो गए, लेकिन भारत में इसकी शुरुआत सन 1780 में जेम्स ऑगस्ट हिक्की के बंगाल गजट से हुई, जो कलकत्ता से निकलता था। और हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र उदंत मार्तंड है, यह भी कलकत्ता से निकलता था। यह 1826 में निकला था, जिसको किसने निकाला था? पंडित जुगल किशोर ने निकाला था। पंडित जुगल किशोर ने इसका संपादन किया था। तो ये वाला विकल्प भी सही है। और आज़ादी से पहले पत्रकारिता का लक्ष्य स्वाधीनता की प्राप्ति था, ये भी बिल्कुल सही कथन है। चौथा विकल्प है सिनेमा जनसंचार का माध्यम नहीं है, ये असंगत है मित्रों। सिनेमा भी जनसंचार का माध्यम है। तो 6वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा चौथा विकल्प। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, जनसंचार का बेहतरीन और सबसे ताकतवर माध्यम सिनेमा
इसका कार्य क्या है? सिनेमा की विशेषताएं बता दी कि सिनेमा जनसंचार का माध्यम है। और कैसा माध्यम है? बेहतरीन और ताकतवर माध्यम है। तो फिर इस सिनेमा के कार्य कौन से होते हैं? क्या कार्य है इस सिनेमा का? देखिए आप, 4 विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं। पहला विकल्प है मित्रों, मनोरंजन के साथ साथ समाज को बदलना। दूसरा, लोगों में नई सोच को विकसित करना। तीसरा, लोगों को सपनों की दुनिया में ले जाना। और उक्त सभी। आप बताइए सिनेमा का कार्य क्या हो सकता है? तो बताइए मित्रों, सही आंसर क्या होगा? तो देखिए, जनसंचार का बेहतरीन और ताकतवर माध्यम है सिनेमा। सिनेमा का कार्य क्या है? मनोरंजन कराना। तो मनोरंजन के साथ साथ समाज को बदलना सिनेमा का कार्य है। लोगों में नई सोच को विकसित करना भी सिनेमा का कार्य है। लोगों को सपनों की दुनिया में ले जाना भी सिनेमा का कार्य है। इसका मतलब ये सभी कार्य सिनेमा के हैं। जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली माध्यम माना गया है सिनेमा। हालांकि यह जनसंचार के अन्य माध्यमों की तरह सीधे तौर पर सूचना देने का काम नहीं करता, लेकिन परोक्ष रूप में यह सूचना, ज्ञान और संदेश देने का कार्य करता है। सिनेमा को मनोरंजन के एक सशक्त माध्यम के तौर पर भी देखा जाता है। और सिनेमा के विषय में हमको पता है मित्रों कि सिनेमा के आविष्कार का श्रेय थॉमस अल्वा एडिसन को जाता है। थॉमस अल्वा एडिसन को जाता है सिनेमा के आविष्कार का श्रेय। और भारत में पहली मूक फिल्म बनाने का श्रेय दादा साहेब फाल्के को जाता है। दादा साहेब फाल्के को जाता है भारत में पहली मूक फिल्म बनाने का श्रेय। तो ये आपको ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। और दादा साहब फाल्के ने जो पहली मूक फिल्म बनाई थी उसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। ये 1913 में बनी थी। 1913 में बनी थी। और नाम क्या है? इसका नाम है राजा हरिश्चंद्र। चलिए मित्रों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, टेलीविज़न आज जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और ताकतवर माध्यम बन गया है और टेलीविज़न का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ये बताना है आपको। 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है सामाजिक परिवर्तन, दूसरा वैज्ञानिक चेतना का विकास, तीसरा राष्ट्रीय एकता और चौथा है उक्त सभी। तो बताइए सही आंसर क्या होगा? तो मित्रों, इसमें सही आंसर होगा सामाजिक परिवर्तन भी टेलीविज़न का प्रमुख उद्देश्य है, वैज्ञानिक चेतना का विकास भी प्रमुख उद्देश्य है और राष्ट्रीय एकता। इसका मतलब चौथा विकल्प सही है, उक्त सभी। तो देखिए, दूरदर्शन के भी कुछ उद्देश्य होते हैं। सामाजिक परिवर्तन, राष्ट्रीय एकता, वैज्ञानिक चेतना का विकास, परिवार कल्याण को प्रोत्साहन, कृषि विकास, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक विकास, खेल संस्कृति का विकास और सांस्कृतिक धरोहर को प्रोत्साहन प्रदान करना, ये टेलीविज़न का उद्देश्य है। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं अब हम। अगला प्रश्न है, जनसंचार का वह माध्यम जिसमें सभी माध्यमों का समागम है। तो ऐसा माध्यम बताना है हमें जिसमें सभी माध्यमों का समागम हो। तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। पहला विकल्प है रेडियो, दूसरा टेलीविज़न, तीसरा प्रिंट मीडिया और चौथा है इंटरनेट। तो सही आंसर क्या होगा मित्रों? इसका सही आंसर हो जाएगा इंटरनेट। इंटरनेट जनसंचार का ऐसा माध्यम है जिसमें सभी माध्यमों का समागम देखने के लिए मिलता है। एक ऐसा माध्यम है जिसमें प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न, किताब, सिनेमा, यहाँ तक कि एक पुस्तकालय के सारे गुण मौजूद हैं और इसकी पहुंच दुनिया के कोने कोने तक है। इसमें सभी माध्यमों का समागम देखने के लिए मिलता है। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं अब हम। अगला प्रश्न है, इंटरनेट जनसंचार का सबसे नया लेकिन तेज़ी से लोकप्रिय हो रहा माध्यम है, जिसके विषय में असंगत कथन आपको बताना है। किसके विषय में? इंटरनेट के विषय में। तो पहला विकल्प है मित्रों, यह एक अंतरक्रियात्मक माध्यम नहीं है। दूसरा, इसमें
इसने शोधकर्ताओं के लिए संभावनाओं के नए कपाट खोले हैं। इसने हमें विश्वग्राम का सदस्य बना दिया है। इसने संचार की नई संभावनाएं जागृत की हैं। तो बताइए इसमें सही आंसर क्या होगा। दोबारा देख लीजिए। यह एक अंतरक्रियात्मक माध्यम है। इसने शोधकर्ताओं के लिए संभावनाओं के नए कपाट खोले हैं। इसने हमें विश्वग्राम का सदस्य बना दिया है। इसने संचार की नई संभावनाएं जागृत की हैं। तो देखिए मित्रों, ये तीनों विकल्प बिल्कुल सही हैं। इसने शोधकर्ताओं के लिए संभावनाओं के नए कपाट खोले हैं। इसने हमें विश्वग्राम का सदस्य बना दिया, ये भी सही है। इसने संचार की नई संभावनाएं जागृत कर दी हैं, ये भी सही है। लेकिन इंटरनेट एक अंतरक्रियात्मक माध्यम है, इसमें दिया हुआ है नहीं। इसका मतलब ये पहला वाला जो विकल्प है ये असंगत हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं इंटरनेट एक अंतरक्रियात्मक माध्यम है। इसमें हम मूक दर्शक नहीं होते। हम इसमें सवाल जवाब, बहस आदि में भी भाग ले सकते हैं, चैट भी कर सकते हैं, और यदि हमारा मन है तो अपना ब्लॉग बना करके पत्रकारिता की किसी भी बहस के हम सूत्रधार बन सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि इंटरनेट एक अंतरक्रियात्मक माध्यम है। यहाँ नहीं शब्द का प्रयोग करने से ये विकल्प असंगत हो गया। तो मित्रों, हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न है, किसी घटना के समाचार बनने के लिए उसमें आवश्यक है, यानी कौन सी बातें आवश्यक होती हैं किसी घटना को समाचार बनने के लिए। पहला विकल्प है नवीनता, दूसरा निकटता, तीसरा है जन रुचि और चौथा है उक्त सभी। तो मित्रों, किसी भी घटना के समाचार बनने के लिए उसमें क्या चीज़ आवश्यक है, क्या होना चाहिए, बताइए मुझे सही आंसर क्या होगा। तो मित्रों, इसका सही आंसर हो जाएगा उक्त सभी। किसी घटना के समाचार बनने के लिए उसमें नवीनता, निकटता और जनरुचि का होना अत्यंत आवश्यक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं अब हम। अगला प्रश्न है, समाचारों के संपादन में जिस सिद्धांत का ध्यान रखकर पत्रकारिता अपनी विश्वसनीयता अर्जित करती है वह क्या है। कहने का मतलब ये है, प्रश्न ये कह रहा है कि समाचारों के संपादन करते समय भी संपादकों को कुछ सिद्धांतों का ध्यान रखना होता है, और उन सिद्धांतों की वजह से ही पत्रकारिता विश्वसनीयता को प्राप्त करती है। पढ़ने वाले पाठक विश्वास करते हैं उस पत्रकारिता पर। तो वो कौन कौन से ऐसे सिद्धांत हैं जिनकी वजह से पत्रकारिता विश्वसनीय बनती है। तो देखिए, कुछ सिद्धांतों के विषय में विकल्पों में दिया हुआ है। पहले विकल्प में निष्पक्षता, दूसरा तथ्यपरकता, तीसरा वस्तुपरकता और चौथा उक्त सभी। तो बताइए मित्रों, वह कौन सा सिद्धांत होगा जिससे पत्रकारिता विश्वसनीयता को प्राप्त करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उक्त सभी। निष्पक्षता के सिद्धांत पर कार्य करती है, तथ्यपरकता के सिद्धांत पर कार्य करती है और वस्तुपरकता के सिद्धांत पर भी कार्य करती है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पत्रकारिता के विषय में असंगत कथन है। पत्रकारिता का संबंध सूचनाओं को संकलित और संपादित कर आम पाठकों तक पहुंचाना है। ये सब पत्रकारिता का संबंध केवल समाचारों से ही है। पत्रकारिता में संपादकीय लेख, कार्टून और फोटो भी प्रकाशित होते हैं। पत्रकारिता एक तरह से दैनिक इतिहास लेखन है। तो बताइए असंगत कथन क्या होगा। तो आइए मित्रों, बताइए इसमें सही आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं दोबारा से। पत्रकारिता के विषय में आपको असंगत कथन बताना है। पत्रकारिता का संबंध सूचनाओं को संकलित करना और संपादित करके आम पाठकों तक पहुंचाने से है। ये कथन तो बिल्कुल सही है। पत्रकारिता का संबंध केवल समाचारों से ही है। पत्रकारिता में संपादकीय लेख, कार्टून और फोटो भी प्रकाशित होते हैं। तो सीधी सी बात है मित्रों, ये दोनों ही कथन एक दूसरे के विपरीत हो गए। दूसरा और तीसरा विकल्प। दूसरा विकल्प इसमें असंगत है। क्यों है देखिए, क्योंकि पत्रकारिता का संबंध केवल समाचारों से ही नहीं है, और इसमें बता दिया पत्रकारिता का संबंध केवल समाचारों से ही है। तो ये कथन जो है ये असंगत हो गया, क्योंकि पत्रकारिता का संबंध केवल और केवल समाचारों से ही नहीं है, क्योंकि पत्रकारिता में तो संपादकीय भी होते हैं, लेख भी होते हैं, कार्टून भी होते हैं और फोटो भी उसमें प्रकाशित होते हैं।
तो बताइए फिर पत्रकारिता का संबंध केवल समाचारों से कहाँ रहा? समाचारों तक ही सीमित थोड़ी रहा है, क्योंकि पत्रकारिता में तो संपादकीय भी होते हैं, लेख भी होते हैं, कार्टून होते हैं और फोटो भी प्रकाशित होते हैं। इसका मतलब तीसरा कथन सही है। और पत्रकारिता एक तरह से दैनिक इतिहास लेखन है, यह कथन भी बिल्कुल सही है। तो इसमें दूसरा जो कथन है ये असंगत हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, समाचार संगठनों में द्वारपाल की भूमिका निभाता है। मित्रों, हमने पढ़ा था, अभी प्रश्न भी आया था हमारा कि समाचार संगठनों में गेटकीपर या द्वारपाल कार्य करते हैं। ढेर सारे द्वारपाल कार्य करते हैं, लेकिन द्वारपालों की भूमिका कौन निभाता है, उसका निर्वहन कौन करता है? 4 विकल्प हैं, देखिए। संपादक, सहायक संपादक, मुख्य उप संपादक, उक्त सभी। तो इसमें सही आंसर क्या होगा मित्रों? इसमें सही आंसर होगा उक्त सभी, क्योंकि संपादक, सहायक संपादक, मुख्य उप संपादक, इन सभी के पास में समाचार प्रकाशित होने से पहले पहुंचता है। ये उस समाचार को पढ़ते हैं, जहां कहीं कोई करेक्शन करने की आवश्यकता होती है, जहां कहीं पर कोई चेंज करने की आवश्यकता होती है, जहां कहीं कोई शुद्धिकरण की आवश्यकता होती है, वहां पर ये शुद्धिकरण करते हैं, करेक्शन करते हैं। कुछ चेंज करने की आवश्यकता तो उसे चेंज करते हैं, तब जा कर के समाचार प्रकाशन के योग्य बनता है और वह प्रकाशित होता है। तो इसमें चौथा विकल्प बिल्कुल सही होगा। संपादक, सहायक संपादक, मुख्य उप संपादक, ये सभी द्वारपाल की भूमिका का निर्वहन करते हैं। चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में असंगत कथन है। पत्रकारिता सामाजिक और नैतिक मूल्यों से जुड़ी रहती है। एक आदर्श रूप में मीडिया और पत्रकारिता यथार्थ या वास्तविकता का प्रतिबिंब है। प्रिंट माध्यम निरक्षरों के लिए अनुपयोगी है। उक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों, सही उत्तर क्या होगा? निम्न में असंगत कथन है। दोबारा देखते हैं, हमें असंगत कथन बताना है। पत्रकारिता सामाजिक और नैतिक मूल्यों से जुड़ी रहती है, बिल्कुल सही है ये, क्योंकि वो सामाजिक और नैतिक मूल्यों से जुड़ी रहती है। एक आदर्श रूप में मीडिया और पत्रकारिता यथार्थ और वास्तविकता का प्रतिबिंब है, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि तटस्थ होती है। भाई जो पत्रकारिता है उसमें तटस्थता, वस्तुपरकता, एक्यूरेसी यानी निष्पक्षता, इन सब का होना अत्यंत आवश्यक है। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। प्रिंट माध्यम निरक्षरों के लिए अनुपयोगी है, बिल्कुल सही है। जब निरक्षर पढ़ ही नहीं सकते तो मुद्रित माध्यमों का उनके लिए कोई औचित्य भी नहीं है। उक्त में से कोई नहीं, इसका मतलब साफ है कि ऐसा कोई भी कथन नहीं है जो असंगत हो, सभी संगत कथन हैं। तो चौथा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, उक्त में से कोई नहीं। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में असंगत कथन है। आपको असंगत कथन ही बताना है और इसी तरह के प्रश्न आजकल पूछे जाते हैं मित्रों। पहला विकल्प है, पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। दूसरा है, संदेह करना पत्रकार का गुण है। तीसरा है, संपादकीय पृष्ठ को समाचार पत्र का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ माना जाता है। चौथा विकल्प है, उल्टा पिरामिड शैली में खबर का सबसे अहम हिस्सा बॉडी को माना जाता है। तो बताइए सही आंसर क्या होगा? आपको असंगत कथन बताना है। तो बताइए मित्रों, सही आंसर क्या होगा? तो देखिए, पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, निस्संदेह संगत कथन है। संदेह करना पत्रकार का गुण है, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि संदेह करना पत्रकार की विशेषता है। उसे चीज़ों की तह तक जाने की कोशिश करनी होती है और उसको एक आदत सी पड़ जाती है कि वह चीज़ों की तह तक जाए, बारीकी से उनकी छानबीन करे। और एक तरह से देखा जाए तो संदेह और सवाल किसी भी स्थिति में बदलाव के शुरुआती कदम होते हैं। अगर संदेह ना हो और सवाल ना उठाए जाएं तो परिवर्तन भी कठिन हो जाएगा। इस प्रयास में ये ध्यान रखना अनिवार्य है कि इससे पत्रकारिता के मूल्य प्रभावित नहीं होने चाहिए।
वह संदेह करे लेकिन पत्रकारिता के मूल्य उसके संदेह से प्रभावित ना हो, तो संदेह करना भी पत्रकार की एक आदत सी बन जाती है और ये पत्रकार का गुण है, क्योंकि संदेह के आधार पर ही वह चीज़ों की छानबीन करता है और उसकी तह तक जाने की कोशिश करता है। संपादकीय पृष्ठ को समाचार पत्र का सबसे अहम पृष्ठ माना जाता है, महत्वपूर्ण पृष्ठ माना जाता है, तो ये भी सही है। उल्टा पिरामिड शैली में खबर का सबसे अहम हिस्सा बॉडी को माना जाता है, ये गलत है, क्योंकि उल्टा पिरामिड शैली में खबर का सबसे अहम हिस्सा इंट्रो को माना जाता है, जिसे मुखड़ा कहा जाता है। तो चौथा विकल्प इसमें असंगत हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, उल्टा पिरामिड शैली के विषय में असंगत कथन आपको बताना है। यह समाचार लेखन की सबसे प्रचलित, प्रभावी और लोकप्रिय शैली है। इसमें समाचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को सबसे पहले लिखा जाता है। उल्टा पिरामिड शैली में अंत में निष्कर्ष होता है। इस शैली में क्लाइमैक्स अंत में नहीं बल्कि खबर के बिल्कुल शुरू में आ जाता है। तो बताइए असंगत कथन क्या होगा। तो देखिए मित्रों, उल्टा पिरामिड शैली समाचार लेखन की सबसे प्रचलित और प्रभावी लोकप्रिय शैली है, तो ये कथन बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इसमें समाचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को सबसे पहले लिखा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। उल्टा पिरामिड शैली में अंत में निष्कर्ष होता है, ये कथन हो गया आपका असंगत, क्योंकि उल्टा पिरामिड शैली में कोई निष्कर्ष होता ही नहीं है। उल्टा पिरामिड शैली में कोई निष्कर्ष नहीं होता और उल्टा पिरामिड शैली में जो क्लाइमैक्स है वो अंत में नहीं होता बल्कि खबर के बिल्कुल शुरू में ही आ जाता है। इसका मतलब पहला, दूसरा और चौथा विकल्प संगत हैं और तीसरा जो विकल्प है वो हो जाएगा असंगत। तो तीसरा विकल्प इसमें सही आंसर है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उल्टा पिरामिड शैली के विषय में असंगत कथन बताना है हमें, जिसमें पहला विकल्प है समाचार लेखन की सबसे प्रचलित और प्रभावी और लोकप्रिय शैली है। दूसरा, इसमें समाचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को सबसे पहले लिखा जाता है। तीसरा, उल्टा पिरामिड शैली में अंत में निष्कर्ष होता है। अगला, इस शैली में क्लाइमैक्स अंत में नहीं बल्कि खबर के बिल्कुल शुरू में आ जाता है। तो मित्रों इसकी चर्चा हो चुकी है। उल्टा पिरामिड शैली के विषय में असंगत कथन हो गया तीसरा, क्योंकि उल्टा पिरामिड शैली में कोई निष्कर्ष नहीं होता। अब अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। 18वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। रेडियो के लिए समाचार कॉपी तैयार करते समय ध्यान रखने योग्य बुनियादी शर्तों में से असंगत बतानी है आपको। प्रश्न ये कह रहा है कि रेडियो के लिए जो समाचार कॉपी तैयार की जाती है तो उसमें कौन कौन सी शर्तें होती हैं या कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। तो पहला विकल्प है समाचार कॉपी को कंप्यूटर पर ट्रिपल स्पेस में टाइप किया जाना चाहिए। दूसरा, समाचार कॉपी के दोनों ओर पर्याप्त हाशिया छोड़ा जाना चाहिए। तीसरा, समाचार कॉपी की एक लाइन में अधिकतम 20-22 शब्द होने चाहिए। पंक्ति के आखिर में कोई शब्द विभाजित नहीं होना चाहिए। तो बताइए सही आंसर क्या होगा मित्रों। तो देखो, पहला विकल्प सही है, समाचार कॉपी को कंप्यूटर पर ट्रिपल स्पेस में टाइप किया जाना चाहिए। दूसरा, समाचार कॉपी के दोनों ओर पर्याप्त हाशिया भी होना चाहिए, बिल्कुल सही है। समाचार कॉपी की एक लाइन में अधिकतम 20-22 शब्द होने चाहिए, ये गलत है, शब्द होने चाहिए 12-13। पंक्ति के आखिर में कोई भी शब्द विभाजित नहीं होना चाहिए। इसका मतलब पहला, दूसरा और चौथा विकल्प बिल्कुल सही है और तीसरा विकल्प असंगत है, जो सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसी बड़ी खबर को कम से कम शब्दों में महज सूचना के रूप में तत्काल दर्शकों तक पहुंचाना क्या कहलाता है। फोन इन, लाइव, फ्लैश, एंकर, विजुअल। तो बताइए मित्रों सही आंसर क्या होगा। किसी बड़ी खबर को कम से कम शब्दों में महज सूचना के रूप में तत्काल दर्शकों तक पहुंचाना क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज। तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, डिकोडिंग का अर्थ क्या है। प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझने की कोशिश, फीडबैक प्राप्त करना, संदेश भेजना, संदेश भेजने का माध्यम। तो बताइए सही आंसर क्या होगा। डिकोडिंग का अर्थ क्या होता है। तो मित्रों डिकोडिंग का अर्थ है प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझने की कोशिश।
यानी प्राप्तकर्ता जब मैसेज को प्राप्त करता है तो मैसेज को प्राप्त करके वह उसे पढ़ता है और जिस भाषा में मैसेज लिखा गया है उस मैसेज का वह कूटवाचन करता है, अर्थ ग्रहण करता है। तो प्राप्त मैसेज का कूटवाचन करना और उसका अर्थ ग्रहण करना ही डिकोडिंग कहलाता है। तो 20वें प्रश्न का सही आंसर है पहला विकल्प, प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझने की कोशिश की जाती है, इसी का मतलब है डिकोडिंग। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक महत्व के मामलों में भ्रष्टाचार, अनियमितता एवं गड़बड़ियों की गहरी छानबीन करने वाली पत्रकारिता को हम क्या कहते हैं? सार्वजनिक महत्व के मामलों में भ्रष्टाचार, अनियमितता और गड़बड़ियों की गहरी छानबीन करने वाली पत्रकारिता कौन सी पत्रकारिता कही जाती है? इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं मित्रों। तो बताइए सही आंसर क्या होगा? विकल्प है खोजपरक पत्रकारिता, विशेषीकृत पत्रकारिता, वॉचडॉग पत्रकारिता और एडवोकेसी पत्रकारिता। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा खोजपरक पत्रकारिता। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सरकार के कामकाज पर निगाह रखने वाली तथा अनियमितताओं और गड़बड़ियों का पर्दाफाश करने वाली पत्रकारिता कौन सी है? यह ध्यान रखना है, सरकार के कामकाज पर निगाह रखने वाली पत्रकारिता कौन सी है जो सरकार की अनियमितताओं और गड़बड़ियों का पर्दाफाश करती है? तो बताइए मित्रों, विकल्प वही हैं खोजपरक पत्रकारिता, विशेषीकृत पत्रकारिता, वॉचडॉग पत्रकारिता, एडवोकेसी पत्रकारिता। तो सही आंसर क्या होगा? सरकार के कामकाज पर निगाह रखने वाली। तो ये पत्रकारिता है मित्रों वॉचडॉग पत्रकारिता। तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसी भी खबर को संपूर्णता के साथ पेश करने का जरिया है? एंकर बाइट, एंकर पैकेज, ड्राई एंकर, एंकर विजुअल। तो बताओ मित्रों, किसी भी खबर को संपूर्णता के साथ पेश करने का जरिया क्या है? सही आंसर हो जाएगा एंकर पैकेज, दूसरा विकल्प। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? तो वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय किसे जाता है बताइए? rediff.com, तहलका.com, इंडिया इंफोलाइन, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए सही आंसर क्या होगा? तो इसमें मित्रों सही आंसर हो जाएगा वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय जाता है तहलका.com को, दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्राप्तकर्ता को समझाने योग्य कूटों में संदेश बांधना क्या कहलाएगा? यानी कि जिस कूट भाषा में हम संदेश भेजते हैं और उस संदेश को प्राप्तकर्ता प्राप्त करता है, उसे समझने की कोशिश करता है। तो ये अब हमारे स्तर पर, यानी कि हम जिस भाषा में, जिस कूट भाषा में संदेश को भेज रहे हैं उस कूट भाषा को क्या कहा जाएगा, ये कह रहा है प्रश्न। जिस कूट भाषा में स्रोत या संचारक के द्वारा मैसेज भेजा जाता है उस कूट भाषा को क्या कहा जाता है? विकल्प हैं डिकोडिंग, एनकोडिंग, शोर और स्रोत। तो बताइए सही आंसर क्या होगा? तो मित्रों इसका सही आंसर हो जाएगा एनकोडिंग। एनकोडिंग का मतलब होता है वह कूट भाषा जिसमें संदेश को बांधा जाता है, संदेश को भेजा जाता है। और डिकोडिंग का मतलब होता है प्राप्तकर्ता संदेश को प्राप्त करता है और उस संदेश को प्राप्त करके उसका कूटवाचन करता है और अर्थ ग्रहण करता है। ठीक है, भाषा का कूटवाचन करना और अर्थ ग्रहण करना कहलाता है डिकोडिंग। और जिस कूट भाषा में संदेश को बांधा जा रहा है या संदेश को भेजा जा रहा है उसे कहा जाता है एनकोडिंग। तो इस तरह से मित्रों हमने 25 प्रश्नों पर चर्चा की है। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपकी सफलता में
योगदान अवश्य देंगे। धन्यवाद मित्रों, आपने पूरा वीडियो देखा और इसी तरह से मैं आगे भी जो फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग वीडियो बना करके छोटे छोटे वीडियो बना करके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के माध्यम से आपका अभ्यास करवाऊंगा और आप अपनी तैयारी और अच्छे ढंग से कर सकेंगे। आपकी तैयारी सुदृढ़ होगी, मजबूत होगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी को नमस्कार। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।